गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और टीचर्स एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्यांश सर आप सबका स्वागत करता हूं और फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 का प्रथम प्रश्न पत्र के लिए क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। आज से जो पेपर स्टार्ट होगा अपना, इसमें 2022 के जो प्रश्न है वो यहां पे मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। ठीक है, आज वाले जो है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो नवीन पेपर है, जो नवीन पेपर इसमें आप देखोगे, जो पार्ट नंबर 14 से देखोगे तो यहां से 2022 के प्रश्नों की श्रृंखला अपनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां से ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, याद रखिएगा 14 नंबर का पार्ट है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये 2022 वाले पेपर से। तो 2022 का पेपर होगा, पूरा करवाऊंगा जनवरी वाला, दिसंबर वाला, उसके बाद फिर लास्ट में जब 2023 का जून वाला पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सबको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। यहां से नाम है रखा, तो अच्छा नाम है, बैड गर्ल, ओके, मोस्ट वेलकम। सुधीर जी आपको भी मोस्ट वेलकम। जयश्री जी और बाकी जो लोग हैं उन सबको मोस्ट वेलकम। सर पीवाईक्यू सिर्फ लगाने से जेआरएफ हो जाएगा क्या? ऐसा किसने कहा है? अगर ये आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, उससे एग्जाम ही नहीं निकलेगा। केवल पीवाईक्यू लगाने से एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे आप, जब तक बैकेंड में थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं तो ये आपको सपोर्ट करता है क्वेश्चंस को लगाने के लिए। एक क्वेश्चन लगा के थ्योरी कैसे कंप्लीट कर लेंगे? वो नहीं हो पाएगा। थ्योरी को और अच्छी करना है तब क्वेश्चन लगाया जाता है। ठीक है, चले, जब कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना होता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चले, जैसे एक है कि सर वीडियो गेम खेल करके, क्रिकेट का वीडियो गेम खेल करके क्या मैं सही में क्रिकेटर बन सकता हूं क्या? आपका क्वेश्चन वही है। वहां का अलग होता है, यहां अलग होता है। ठीक है, चलिए, और किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर स्टार्ट करूंगा मैं आज के पेपर के साथ। और आज का जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है 2022 के प्रश्नों के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं हमेशा बताता आया हूं आप सबको कि यहां से जब आप देखोगे, अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सैटरडे को, शनिवार को यहां पर 5 बजे से 5 PM पे मैराथन क्लास चलनी है, जो कि कब तक जाएगा? 9 PM तक जाता है ये। ठीक है, इसमें चारों टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं। ठीक, अब यहीं से अगर आप चाहे तो इस पे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो पार्ट चल रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला पार्ट है। इन्फी मैम की यहाँ पे आईसीटी वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, वो करवाया है। कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है इन्फी मैम ने करवाया हुआ है। इसी में डीआई वाला पार्ट भी सर ने 2018 तक सॉल्व करवाया है, आप उसे देखते रहिए। मेरा जब फिनिश होगा तो मैम की क्लास भी चलनी स्टार्ट होगी, वो 2023 तक 23 तक के पेपर आपको क्या करेंगे? सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चले, बाकी जो डिटेल्स अगर पढ़ना चाहते हो तो 99 रुपीज का ये आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। और ये सब्सक्रिप्शन थोड़ा अगले साल तक भी बना रहेगा। ये वाला, ये जो वीडियोस है जो रिकॉर्डेड होगी उसको आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। आइए क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पन्न की गई हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? धूसर हाइड्रोजन, जिसको ग्रे बोलते हैं, हरित हाइड्रोजन, श्वेत हाइड्रोजन, या टर्कोइज फिरोजा हाइड्रोजन। फिरोजा कलर जो होता है थोड़ा व्हाइटिश कलर का। ठीक है, फिरोजा हाइड्रोजन, इसको आप बताइए यहां से। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये तोप है। ठीक है, कल मुझसे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे ग्रुप में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे और मुझसे पर्सनली कुछ मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा सा तरीका बता दीजिए कैसे और नोट्स बनाए, या इतने कम टाइम में कैसे अपने सिलेबस को कवर अप करें। ठीक है, तो इस पे मैं अभी आपको थोड़ी चीजें बता दूंगा। ठीक है, कुछ लोग को तो आपको आइडिया होगा ही, लेकिन कुछ लोग को नहीं है, तो मैं बता दूंगा तो उनको आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलें देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो जितने इसमें दिए हैं, जितने इसमें हाइड्रोजन है, सबके अगर हम कलर की बात करें, सबके अगर हम किसकी बात करें, रंग की बात करें, सबका जो रंग होगा वो क्या है? सेम है। सबका रंग क्या होगा? सेम होगा। और सेम क्या होगा? इसमें कलरलेस होगा। ठीक है, ये क्या हो? कलरलेस होगा। कलरलेस का मतलब ये हुआ, वो होगा ना, ठीक, कलरलेस होगा।
अब ये कलरलेस का मतलब क्या, रंगहीन होगा, तो फिर इसको अलग अलग कलर से क्यों बोला जा रहा है? इसको अलग अलग कलर से इसलिए बोला जा रहा है, इसका इस पे जो कलर है, जो रंग है, इसको दिया जा रहा है, इसको जो प्राप्ति है, इसका हम प्राप्ति जो होती है, किस स्रोत से हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, किस स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका रंग बताते हैं। ठीक, जैसे जब आप क्या करते हो, वाटर से आप इसमें हाइड्रोजन की प्राप्ति करेंगे, पानी कहां मिलेगा, प्रकृति में मिलेगा। सूर्य का प्रकाश क्या है, प्रकृति का है। अब जब हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश से इसको गर्म करके तोड़ेंगे, इसके लिए हाई फाई टेम्परेचर चाहिए। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन के आयन बनेंगे अ प्लस OH माइनस, ठीक है, ये बनेगा। अब हाइड्रोजन के आयन होंगे, इससे फिर दूसरा हाइड्रोजन का आयन मिला करके यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, हमें बना लेंगे। अब क्या क्या है यहां से, तो अब जब हमने क्या किया, सौर ऊर्जा से, तो इसके लिए हमने बाहर से कुछ मटेरियल लिया नहीं, ये भी प्रकृति का, वो भी प्रकृति का, तो ये क्या होगा, अपनी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहां से हरित हाइड्रोजन बोलेंगे। जब हम क्या करेंगे, यही इस्तेमाल हम किसका कर रहे होंगे, कोयले का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब कोयला को जला करके हम इसको पानी को गर्म कर रहे होंगे, या अदर प्रोसेस से हम हाइड्रोजन को कलेक्ट कर रहे होंगे यहाँ पे, तो कोयले से अगर कर रहे होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, धूसर हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, ग्रे, क्योंकि इससे क्या होगी, गैस रिलीज होगी, ठीक है, ग्रे कलर की, जिसमें सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे। अब यहाँ पे आते श्वेत हाइड्रोजन, ये अलग अलग प्रोसेस है ईंधन के रूप में, और यहाँ पे जो फिरोजा है, ये श्वेत है, तो ये फिरोजा कलर थोड़ा सा व्हाइटिश ही होगा, लेकिन उससे गाढ़ा कलर होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक आएगा ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन आता है, ग्रे हाइड्रोजन आता है, ग्रीन, इसके लिए अलग से वीडियो पूरी मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। चलिए, जब मैं यहां से मेरे साथ बने रहिएगा, ईंधन चैप्टर जब हम करेंगे, वहां प्रदूषण पूरा ईंधन वाले में पूरा मैं पढ़ाऊंगा कि कहां कहां से ये चीजें आपको मिलेगी, पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कोई आप जब आने वाली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक जो होंगे वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हरित हाइड्रोजन। आगे है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ है शिखर सम्मेलन प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक तरफ है सूची 2 है ओजोन परत, मानव पर्यावरण, स्वच्छ विकास क्रियाविधि, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे। अब इस क्वेश्चन को आप में से जितने लोग हो, सब लोग हो, इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। जितने लोग हैं आप लोग गलत नहीं होना चाहिए, और जितने लोग अभी जुड़े हैं आप मेरे साथ, प्लीज आप सब पार्टिसिपेट करिए। हाँ, यूट्यूब पे ही करवाऊंगा, जो छोटी छोटी टॉपिक्स है वो मैं यूट्यूब पे ही करवाऊंगा। ज्यादा ज्यादा 15-15 मिनट की वीडियोस होंगी, छोटी छोटी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो वो मैं करवाऊंगा। अभी ये सीरीज मेरी खत्म हो जाए, एग्जाम ये पूरा खत्म हो जाए, तो अलग से टाइम ले लेकर मैं आपको खत्म करवा दूंगा इसको, और नहीं होगा तो संडे को 2-3 वीडियो में बना करके अपलोड करवा दूंगा, उसे आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन करवाने में सारी चीज बताने लगूंगा तो फिर एक क्वेश्चन करवाने में ही आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसको बताइए जल्दी से आप लोग, यहां से आंसर करिए। पेरिस समझौता 2015 में आया था, डेट मैं बता दे रहा हूं यहां से, 2015 में आया था, लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल आप सब जानते हैं 1997 में आया, लागू कब हुआ, 2005 में लागू हुआ। रियो शिखर सम्मेलन की बात करते थे, ये आया था 1992 में आया था, ठीक है। एक रियो सम्मेलन और हुआ था, रियो प्लस के नाम से, 2012 में हुआ था। जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये 1987 में आया था, लागू कब हुआ था, 1989 में। और आप सब जानते हैं 16 सितंबर अभी गुजरा है, 16 सितंबर, जिसको हम ओजोन दिवस के नाम से जानते हैं। तो अब आप इसमें से बता सकते हो कौन सा होगा इसमें आंसर। तो यहाँ है पेरिस सम्मेलन, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ से बात किया जाए तो ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए कौन आता है, यहाँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। यहाँ से जब बात की जाए मानव पर्यावरण, स्वच्छ विकास की क्रियाविधि और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, जब जलवायु परिवर्तन के मुद्दों की अगर हम बात करते हैं इन सब में, तो पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को तो हमने देखा, यहाँ से क्या हो जाता है, फर्स्ट का यहाँ से डी का ये हो जाएगा, और डी वाला ये हो जाएगा, और यहाँ देखा जाए तो ये वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे।
अब ए यहां से देखते हैं, पेरिस समझौते की अगर हम बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, मानव पर्यावरण एक तरफ है, मानव और मतलब ह्यूमन है, मैन है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, स्वच्छ विकास क्रियाविधि है, एक तरफ है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे। जब जलवायु परिवर्तन के मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पे, पेरिस समझौते में, ठीक, पेरिस समझौते में। क्यों? क्योंकि 2015 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन की ही बात करता है, तो यहाँ पे ए पे हम किस पे जाएंगे, ए के फोर्थ वाले पे जाएंगे, और ए के हम कहा जाएंगे, यहाँ पे फोर्थ वाले पे जाएंगे, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं, जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे होते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड था। ग्रीन हाउस गैस के देखिए स्वच्छ विकास क्रियाविधि की बात किया जाए तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, बी का थर्ड, यहां से देखें तो बी का थर्ड हो जाता है। इसके बाद देखें रियो शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो रियो शिखर सम्मेलन किसकी बात करता है, मानव और पर्यावरण के संबंधों की बात करता है, ठीक है। इसी में 1992 में जब आया था तभी 3 संकल्पनाएं यहां पर ली गई थी, जिसको हमने कहा पृथ्वी सम्मेलन, और पृथ्वी सम्मेलन में और उसमें एजेंडा 21 आया। जब इन सबको ओवरऑल आप देखोगे तो कहता है कि मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा है, ठीक है, इसकी बात करता है, ठीक। तो यहां से आंसर जो अपना हो जाएगा वो कौन सा है, डी वाला होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। समुद्री तल में वृद्धि के प्रभाव के प्रकार, जैव भूभौतिक प्रभाव होता है एक तरफ, जलवायु प्रभाव होता है, सामाजिक प्रभाव है, गैर जलवायु प्रभाव। यहाँ है पुनर्वास हो सकता है, समुद्री जल के कारण बाढ़ आ जाती है, लवण जल अंतर्वेधन होता है, या झंझावात परिवर्तन। झंझावात परिवर्तन मतलब अचानक से हुआ परिवर्तन। इसमें बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर करने की कोशिश करिए आप सब जल्दी से, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग और सबका मोस्ट वेलकम भाई। बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग। देखें, आलोक मौर्य, हेलो सर, ओके। क्या आपकी दिसंबर वाली पेड बैच जून 2024 में काम आएगी या फिर मुझे 2024 में ही पेड बैच ले लेना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई करिए। आलोक मौर्य जी, आप किस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। आप दिसंबर वाला देना चाह रहे हैं कि 2024 का जून वाला देना चाह रहे हैं, पहले आप ये बताइए, फिर मैं बताऊं आपको, ठीक है। आगे आप लोग बताइए। यहां से अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम बात करते हैं जैव भूभौतिक प्रभाव का, जैव भूभौतिक प्रभाव की अगर अंतर्गत अगर हम बात करें यहां से, तो जैसे जब हम बात करते प्रकृति की बात किया जाए, प्रकृति, और उसके अलावा अगर हम देखें जैव भूभौतिक प्रभाव में यहां से, इसमें समुद्र में क्या होता है, नदियों से भी क्या होता है, जल आके मिल रहे होते हैं। उसके अलावा समुद्र के नीचे इसमें अलग अलग यहां से खनिज पदार्थ अवेलेबल है, ठीक है, अलग अलग खनिज पदार्थ। ये क्या होता है, इसका जो जल होता है वो क्या होता है, लवणीय होता है, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसमें जैव भूभौतिक प्रभाव देखें, और इसमें समुद्र का इफेक्ट क्या है। समुद्र का अगर हम देखें तो इसका जो वाटर है वो कैसा है, लवणीय जल है, ठीक है। अब इसमें से जो जैव भूभौतिक प्रभाव होते हैं तो उसके अंतर्गत आप देखोगे, जैसे अपना ये इंडिया है, इधर आप देखो तो ये अरब सागर है, इधर आप देखो तो बंगाल की खाड़ी है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ नदियां क्या होती है, इसमें आके ताजा पानी मिल रहा होता है। जब ताजा पानी यहाँ मिलता है तो इधर वाले क्षेत्र का और इस वाले क्षेत्र का आप लवणता देखेंगे, जो सैलिनिटी देखेंगे, नमक की मात्रा देखेंगे, इसमें कम मिलेगा, इस वाले में ज्यादा मिलेगा। तो ये किसको प्रभावित करेगा, ये प्रभावित करेगा जल के जो इसका लवण है उसको प्रभावित करेगा, ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर पे आ जाए, जलवायु प्रभाव की बात किया जाए तो जलवायु प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो तेजी से परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तन, समुद्र जो बना है वो करोड़ों साल से बना हुआ है, लेकिन जलवायु परिवर्तन अगर 100-200 साल 300 साल से है तो उसको हम त्वरित बोलेंगे, जल्द बोलेंगे। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से अगर देखें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्र का जल है उसके ताप को क्या हो रहा है, प्रसार मिल रहा है। तो उस जल का ताप क्या होगा, प्रसारित होगा। तो जलवायु प्रभाव से क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, झंझावत परिवर्तन, तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। तेजी से परिवर्तन का मतलब ये हुआ, एक तो पहली बात क्या हुआ, इसका लेवल बढ़ेगा, इसका जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, लेवल बढ़ेगा। दूसरा इसमें और क्या होगा, पहली बात तो इसका ताप बढ़ा, ताप की वजह से इसका क्या होगा, स्तर बढ़ेगा। इसकी लवणता पे भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लवणता पे भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जो सैलिनिटी है उस पर प्रभाव पड़ना है। ये क्या होगा, इसका जलवायु प्रभाव का यहां से बी वाला इसके लिए हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो इसमें ए का थर्ड है, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर। अब यहां से आते हैं सी के फर्स्ट में। जब हम लोग बात करें सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जैसे भारत की बात करें, जो आईपीसीसी है, आईपीसीसी है, ये कहता है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से अगर जल का स्तर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में जो समुद्र के, जो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां के कुछ सिटी जो है वो डूब जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, पुनर्वास करना पड़ेगा, फिर कहीं और बसाना पड़ेगा। या कहीं द्वीप है तो ये द्वीप डूब जाएंगे तो इनको फिर से कहीं और पुनर्वास करना पड़ेगा। ये क्या होगा, इसका सामाजिक प्रभाव, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पुनर्वास करवाना पड़ेगा। फिर लास्ट में है गैर जलवायु प्रभाव। क्या होगा, गैर जलवायु प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए समुद्र जल के कारण क्या हो जाएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है। अब इसमें अगर देखें यहां से तो गैर जलवायु प्रभाव के अंतर्गत जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके अलावा जैसे चक्रवात का आना, आंधी तूफान का आना, ठीक है, इसके लेवल में और बढ़ोतरी क्यों होगी। जैसे अलग अलग अगर हम देखें इसमें तो मानव के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नदियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, नदियों में जल अधिक आ रहा है और वो जल जाकर कहां मिल रहे हैं, समुद्र में। तो उनका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। लेवल अगर बढ़ रहे हैं समुद्री जल के कारण क्या हो जाएगी, ये बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, गैर जलवायु प्रभाव। ये क्या हुआ अपना यहां से डी वाला, ये वाला बी वाला आंसर होगा, ठीक है। चले अब यहां से कुछ पूछ रहे थे आप, जून 2024 का टारगेट है, ओके। तो अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, आपकी बात चलती रहेगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूंगा, आप मुझको बताते रहिएगा अपनी चीजें। 2024 के लिए है, क्या अभी तक आपने आलोक जी कुछ पढ़ा है कहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, कहीं कुछ पढ़ा हुआ है कि अभी आप केवल तैयारी के मोड में आए हैं। चलें, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, पॉलीथीन, टेट्रा पैक आदि, बृहद निलंबित ठोस, कोलाइडी और विलित जैव पदार्थ, स्थिर होने योग्य जैव पदार्थ। द्वितीय अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जाएगा। तो आलोक जी आप मुझे बता दीजिएगा कि आप अभी तक कहीं पढ़ाई करे हैं कि मत, पहली बार आप इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, आप ये बता दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। जब अगर देखें ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील हो, क्या है, जल में हम क्या कर दें, घुलनशील हो, ठीक है। जब जल में घुलनशील हो, ये ला है, घुलनशील है, जब घुलनशील होगा तो एक आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन का मतलब, कोलाइडी मतलब जैसे शहद हुआ, शहद का जो गाढ़ापन होता है उसकी अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन होता है, टूथपेस्ट होता है उसकी बात किया जाए, ठीक है। तो ना तो लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, कोलाइड होता है। क्यों लिक्विड होगा, जब आप उसको टूथपेस्ट को अपने ब्रश पे आप लगा लीजिए, अगर ऐसे भी करिए तो नीचे नहीं जाता है, गिरता नहीं है। नहीं कहते ठोस है, ठोस भी नहीं है, ठीक है, ना तो लिक्विड ना ठोस, तो क्या है, कोलाइडी है, लेकिन जल में घुलनशील होता है। विलेट जो घुल जाए, जैव पदार्थ, ऐसे जैव पदार्थ जो किसमें घुल जाए, जल में घुल जाए, तो जल के साथ जब इनको हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग करना आसान होगा। मतलब किसी चीज में मिले हैं, किसी चीज में मिक्सअप है, तो इनको अगर हम हटाना चाहे जल से धो दे तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन वहीं हम पॉलीथीन की बात किया जाए, बृहद निलंबित कण मतलब बड़े ठोस कण की बात करें, वहीं स्थिर होने योग्य जैव पदार्थ की बात करें जो कई 100 सालों तक ना सड़े गले,
ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इसको हम द्वितीयक अपशिष्ट जल शोधन से इसको नहीं हटा सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहां से सी वाला आंसर होगा। ठीक है, यहां से क्या है, पढ़ा है सिलेबस की भी जानकारी है। देखिए, जब पढ़ा है तो 2024 को फिर टारगेट क्यों कर रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें दिसंबर वाला दीजिए आराम से। अगर आपने देखे, सुन लीजिए आप लोग, जो लोग, ऐसा नहीं कि मैं बरगला रहा हूं यहाँ पे नहीं तो एडमिशन की सर बहुत उसमें है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी तैयारी ठीक है, जो आप जानते होंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, तैयारी अच्छी है, सॉरी बस एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, इसमें एसी चल रही है, बहुत ठंड लग रही है, तो मैं एक एसी बंद करवा देता हूँ, जस्ट मिनट। चलिए देखिए, तो यहां से अगर बात किया जाए कि अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप 2023 वाला दीजिए, अच्छे से दीजिए, क्योंकि इसमें किसी का पहले दिन पेपर पड़ेगा और ये चलेगा लगभग 20 दिन, किसी का 20वें दिन पेपर पड़ेगा, अलग अलग टाइम स्लॉट पे। और अभी आपके पास कितना महीने हैं, 2 महीने हैं। अच्छी तैयारी अगर पहले से पढ़ा है तब कर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा होगा, पहली बार जो पढ़ रहा है यहां से, पहली बार अभी उसको कुछ पता होता है नहीं, तो पहली बार जो पढ़ रहा है वो 2 काम कर सकता है। या तो हम लोग के जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे आप देखते रहो, प्रश्न को देखते रहिए, समझते रहिए, या मात्र कितना है, 999 रुपया। अगर आपको ठीक लगता है तो 999 रुपया है, 10 यूनिट पूरी खत्म कर लो। ये क्या करो, 10 यूनिट पूरी खत्म कर लीजिए। अब 10 मिनट खत्म करके हम लोग से इसको क्या करिए, आप रिवीजन करते रहिए। वीडियोस तो आप कई बार देख ही सकते हो, अगले साल तक भी। फिर इसके बाद हम लोग कोर्स फिर से लॉन्च करेंगे, अगले साल एग्जाम के लिए कोर्स फिर से लॉन्च होगा, अपडेटेड क्लासेस में होगी, नई नई चीजें भी जो अब करंट अफेयर में हुई होगी वो यहां से कोर्सेज जो होगा, मेरे ख्याल से यही फीस होगी या बहुत ज्यादा इसमें बढ़ेगा, 100 रुपया 200 रुपया बढ़ जाएगा टेस्ट के साथ। टेस्ट के साथ मान के चलता हूं, मैं मान के चलता हूं अभी यही फीस है। ठीक है, लगेगा फिर से पेड करके, आपको लगता है दे लीजिएगा। यहां पे ये मैं नहीं कहूंगा आपको कि इसी वाले में आपको, जून वाले में भी आपको दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे 6-6 महीने पूरा इंस्टीट्यूशन चलाना, हर चीज चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब आपकी मर्जी, न्यू कमर है तब भी आप 10 मिनट इसको अच्छे से पढ़ के 2-4 महीने में खत्म करिए। फिर इसके बाद चाहे तो अपने एग्जाम मोड में आके दूसरा कोर्सेस ले सकते हैं, लेकिन लगता है कि आप अपने आप पढ़ सकते हो तो मत लीजिए इसको, इस वाले को भी। आप फिर लगेगा तो जब जून वाला इधर वाला स्टार्ट होगा तब वहां ले लीजिएगा। ठीक, चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, जैसा आप लोग को ठीक लगे कर लीजिएगा। 5वां है, नीचे जो कथन दिया गया है, अनुच्छेद 48A, भारत के नागरिकों को यह कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करें। फिर इसके बाद कथन 2 कहता है कि अनुच्छेद 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, ममता जी गुड मॉर्निंग। आलोक जी भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो आप सिलेबस को अगर लगता है ढंग से कंप्लीट करना है तो यू कैन, बाद में लेना है तो बाद में लीजिए, अभी लेकर 10 मिनट खत्म करना है तो अभी कर सकते हो, अभी करेंगे तो बाद में केवल रिवीजन करना होगा। चलिए बताइए जल्दी से आप सब। चलिए देखें, अब जो अभी सिखाऊंगा एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आता है आपके एग्जाम में आता है, हो सकता है 2-3 सेट में आता हो। अब आपके साथ किस्मत आपकी कि ऐसे पेपर में एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता जरूर है। क्यों, कहां, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो लोग आंसर अभी मेरे साथ किए हैं, यहाँ का 5C, 5 का A और 5C कुछ लोग ने बताया है। देखते हैं आंसर क्या है इसका, यहां से देखा जाए तो कुछ लोगों ने C कहा है आंसर, कुछ लोग ने A आंसर कहा है। अब यहां से मैं आपको आंसर बता दूं, ठीक है, यहां से आंसर, हाँ
यहां से आंसर क्या है, ये बी आंसर, बी इज राइट। कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों असत्य हैं। ठीक, ममता जी पीएचडी आपकी हो गई है, नेट 2 बार से 4-6 नंबर से रुक जाता है। ममता जी आप मुझसे कल बात करी थी मेरे ख्याल से ना, क्या आपने मुझसे बात करी है कल? देखिए जो अभी सिखाने जा रहा हूं पहले ध्यान सीखिएगा, जिनकी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर या बाकी अदर एग्जाम को लेकर के। यहां समझिएगा ध्यान से, जब हम बात करते हैं अपने संविधान की, ठीक है, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान में, संविधान जब बनाया गया, तो संविधान में जब बनाया गया था, अब मान के चलते हैं, पूरा डेट तो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, लागू करवाएंगे 26 जनवरी 1950 को। यहां पे हम क्या करेंगे, अपने संविधान को लागू करा देंगे। लागू कराएं तो इसमें एक आता है, इसकी अगर हम बात करें संविधान के अंतर्गत, तो हमने क्या किया, यहां से पर्यावरणीय मुद्दों को यहां से हमने नहीं लिया है, पर्यावरणीय मुद्दे इसमें हमारे नोट नहीं थे। जब हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंतर्गत हमने क्या किया, अलग अलग भाग है, इसमें क्या है, अलग अलग भाग बना के रखा है, चैप्टर बना के रखा है, ठीक है, 22 भाग बना के रखे। तो शुरुआत में 18 ही थे भाग। अगर हम देखें तो इसमें एक यहां से बात करता है भाग 2, फिर कहता है क्या है ये भाग 3, फिर कहता है क्या है भाग 4, ठीक है, इस तरह से बना के रखा था। लेकिन संविधान में ही अगर आप देखें तो 1976 का टाइम आता है, ठीक है। देखो जब संविधान की अगर बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी की सरकार आती है, बहुत ध्यान समझिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार आती है, और इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, संविधान में कुछ क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, संविधान में संशोधन कहलवाया, और वो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन इन्होंने किया। अब 42वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, और कब किया था, ये किया था 1976 में, ठीक है, 1976, और 1975 में इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसमें से इसी 42वें संविधान संशोधन करके इसमें क्या किया, नीति निदेशक तत्व जोड़े गए। क्या किए गए, नीति निदेशक तत्व। एक आता है यहां से, नीति निदेशक तत्व नहीं, नीति निदेशक तत्व पहले भी था। नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत पर्यावरण की चीज जोड़ी गई। नीति ये पहले था, निदेशक तत्व में क्या जोड़ा गया, पर्यावरण के बारे में जोड़ा गया। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोल दिया अभी झटके में वो गलत था। पर्यावरण की बातें जोड़ी गई, कहां जोड़ी गई अभी सब बताता हूं। यहां से जोड़ा, एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, तो इसको करके यहां से मूल कर्तव्य को जोड़ा। क्या जोड़ा, मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य क्या, जो नागरिक के कर्तव्य है। अब समझिए क्या है। भाग 1 में अगर हम बात करेंगे, इसीलिए देखा होगा भाग 1 में झगड़ा वगड़ा करते देखा होगा कांग्रेस को और इधर बीजेपी को, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो इसमें किसकी बात करता है, भारत की बात करता है, ठीक है। भारत क्या है, भारत क्या है। यहां से भाग 2 में बात करता है तो इसके किसकी बात करता है, नागरिकता की बात करता है कि हमारी नागरिकता कैसी होनी चाहिए। ये नागरिक होंगे तो इनके कुछ अधिकार होंगे, ठीक है, इनके कुछ अधिकार होंगे। उन अधिकार को क्या कहा गया है, मूल अधिकार कहा गया, मूल अधिकार कहा गया है। अब जब चौथे नंबर की बात करेंगे तो यहां पे राज्य के कुछ अधिकार है। क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व है, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। हाँ जोड़ा गया है, समझा दो पहले बाकी लोग को भी, ठीक है, तब उनको समझ में आएगा। जैसे ही वर्मा जी आपने पढ़ रखी है अच्छे से तो आपको आता होगा, और लोग को समझा दूं। तो यहां से बात किया जाए, अब राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए, और यहां से भाग 4। तो यहां से जब ये आता है मूल कर्तव्य, अब जो मूल कर्तव्य है मतलब हमारे क्या कर्तव्य है, झंडा अगर है, अगर कहीं गिरा है तो इसकी हम क्या करें, वैल्यू करें, इज्जत करें। हमारे जो कहा जाए ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी इज्जत करें। अब ऐसा नहीं कि उसमें नाम गांव अपना दिल विल बनाकर लोग तीर विल लगा के चले जाते हैं। फिर हम ऐसा भी ना करें कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी भी वैल्यू करें, इज्जत करें, भाईचारे की भावना बना कर रखें। ये सब कर्तव्य हमारे, कहीं हमको बताया नहीं जाता। बड़ों की इज्जत करें, आदर करें, महिलाओं का सम्मान करें,
ये क्या किया गया, इसमें इसमें ही एक पार्ट किया गया जिसको कहा गया भाग 4A कहा गया, नया चैप्टर जोड़ दिया जाए। ठीक है, नया चैप्टर जोड़ दिया भाग 4A। ठीक, अब क्या किया गया, यहां से इसी में जब आप भाग 4 को देखोगे तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं 48। ठीक है, राज्य के लिए 48। इसमें किसके लिए बात किया गया, फार्मिंग के लिए बात की, कृषि के लिए बात करी गई। तो पर्यावरण को जाकर के वहीं जोड़ दिया गया। पर्यावरण को जब जोड़ा गया तो यहां से 48A कहा गया। ठीक है, तो राज्य को निर्देशित करता है, राज्य को निर्देशित करता है कि अगर आप कोई भी कानून बनाइए तो अपने इस पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर बनाइएगा। ठीक है, यहां से ये कहता है, राज्य को निर्देशित करता है। अब यहां से जब मूल कर्तव्य की बात करें इस वाले भाग 4 में, जहां पे क्या है, ये तो राज्य का कर्तव्य हुआ, यहां पे क्या होगा, मूल कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य हैं उस कर्तव्य की बात करें तो इसमें आता है, यहां से स्टार्ट होता है 51। ठीक है, तो इसमें ये वाले पार्ट पे 51 और 51A में चला जाता है। किसमें जाएगा, 51A। यहां से देखा जाए तो इस वाले में क्या करेगा, 51A और इसमें भी क्या, ये चैप्टर है और इसमें से 51A में से जब जाएंगे ABCD पार्ट पे तो 51A और इसका सब आर्टिकल कौन सा, G। यहां से 51A सब पार्टिकल इसका कौन सा, G। उसमें क्या अवेलेबल है, यहां से भाग 4 में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य है उसको बताता है। ठीक, तो यहां से आप जो क्वेश्चन देखोगे ये है, क्या कहता है अनुच्छेद 48A, भारत के नागरिकों को, अब नागरिकों कर्तव्य थोड़ी ना है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, अनुच्छेद 51। अब 51 आप समझ रहे होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की सुनिश्चित करने की बात करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये उल्टा होगा, यहाँ तो राज्य है, ये कहां पे हो जाएगा, नागरिक वाला, नागरिक वाला कहां चला जाए, वो यहां चला जाए, तब सही हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट दोनों क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, चले अब आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, हाँ ये तो नहीं हो रहा है सर, कोई बात नहीं, आप क्या कैसे समझते हैं ये देख लीजिएगा। हेलो सर, आज मेरी पहली क्लास है, मैं कविता यादव, ओके, कल का एडमिशन ली हूँ, ओके, आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन करें। तो आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन यही है कि मेहनत से पढ़ते रहिए, जितनी क्लासेस होती हैं प्राप्त करते रहिएगा। सबसे की पॉइंट जो होगा वो होता है रिवीजन। रिवीजन अगर आप नहीं करते सब बेकार है। अभी लास्ट में कुछ चीजें मैं और बताऊंगा कैसे अपने एग्जाम में और अच्छा करना चाहिए, अभी बताऊंगा। ठीक है, चलें देखिए और क्या करना है। यहां से अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्लोरीनीकरण दिवस किसके लिए किया जाता है। जो क्लोरीनीकरण है, दिवस तो नहीं कह सकते हम, जो क्लोरीनीकरण है किसके लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं माइक्रोब को दूर करने के लिए, कठोरता दूर करने के लिए, लवणता के लिए, अंश में वृद्धि करने के लिए, या गंदलापन कम करने के लिए। मतलब गंदापन, यहां से क्या होगा, गंदापन दूर करने के लिए। ठीक है, आप बताइए। तो यहां से कुछ चीजें और मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप लोग और एग्जाम में अपने बेहतर कैसे करें। ठीक है, ऐड क्यों आता है बीच में, होता क्या है कि जब आप लोग उसमें टच करते होगे ना, या तो ठीक है, ऐड अपने आप जो गूगल है वो ले लेता है। ठीक है, जो गूगल है अपने आप लेता है, क्योंकि गूगल की जो कमाई होती है, जो यूट्यूब की कमाई होती है, वो इसी से होती है, ऐड से, इसलिए बीच बीच में आता होगा। ठीक है, यहाँ डी आंसर आ रहा है। और लोग बताइए, संख्या आप लोग की अगर दिन पर दिन बढ़ती है तो अच्छा लगता है। ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए आप सब। जब हम क्लोरीनीकरण की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब आप सुने होंगे आरओ का पानी पीते हैं आप लोग, किसका पानी पीते हैं, आरओ का। ठीक है, आरओ का पानी होता है, क्या होता है आरओ का पानी, तो इसको जो पानी होता है उसको हम क्या करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। जल को जब हम शुद्ध करना चाहते हैं तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कई विधियों से, एक में क्या होती है, क्लोरीन भरी होती है, तो हम पानी को इससे गुजार दें तो वो तब भी साफ हो जाएगा। तो इस जल के में क्या क्या होंगे, जीवाणु होंगे, तब भी वो मर जाएंगे। ठीक, एक आपने देखा होगा
रास्ता होता है, रास्ते किनारे किनारे व्हाइट कलर का पाउडर, सफेद कलर का पाउडर आप लोग डाल देते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं। ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या होता है? ये होता है ब्लीच होता है। क्या होता है? ब्लीच होता है। ब्लीच, जहां पर गीलापन होता है ब्लीच। और ब्लीच से क्या निकलता है? यहाँ से क्लोरीन निकलती है। आप जाएंगे तीव्र महक आएगी। तो फिर ये क्या करती होगी? ये भी क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। तो इसका मतलब है ये हो गया। दूसरा चीज, अगर पेपर ऊपर आप ढेर सारा रखे हैं, अगर उसको सबको जीवाणुओं से बचाना है कि ये धीरे धीरे करके मॉइस्चर आके सड़ गल ना जाए, तो हम क्या करते हैं? गैस, क्लोरीन गैस थोड़ा सा उस रूम में प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणुओं और माइक्रोब्स को दूर रखा जा सके। ठीक है, यहाँ से ये। अब जो आंसर जो लोग ये लगा रहे हैं, ये बताओ, कोई गंदा पानी है जिसमें धूल भरा हुआ है, धूल भरा हुआ है, इसमें खूब धूल भरी है गंदे पानी में, इसमें क्लोरीन क्या करेगा? जीवाणुओं को तो मार देगा, उसकी गंदगी कहां से दूर करेगा? ठीक है, मान लो नाले का पानी ले आओ, जीवाणु मार देगा, लेकिन उसकी महक, कालापन, गंदापन कहां से जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होगा? पहला वाला आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर से कम, 1 सेंटीमीटर से अधिक, 1 सेंटीमीटर से कम, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर के बीच में, या 1 मीटर? ये क्या है? ये फैक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये फैक्ट है। इसलिए देखिए, मैं फैक्ट की चीजें आपको बोलता हूं, तो उसको आप कहीं नोट करते रह करिए। इसकी अगर बात करें तो जो ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम होती है। फैक्ट जानते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ चीजें आपको करना क्या है। यहां से मैंने पहले भी कहा है कि आपको क्वेश्चन है वो आप जो सॉल्व करते हो, इससे आपको फायदा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब आप लोग अगर देखोगे, जैसे 2014 से लेकर के 2018, फिर 2018 से 2023 तक की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पेपर की। अब इसको अगर हम लोग क्या करें, आपकी जो तैयारी है इसको 2 पार्ट में अगर देखा जाए, जो तैयारी आप करते हैं 2 पार्ट में अगर देखें, ध्यान दीजिएगा। इधर आप क्या करते हैं? अपनी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसकी आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, और इधर आपके पास क्या है? थ्योरी का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया? अपनी बुक ली, और प्लस यहाँ पे क्या किया होगा? टीचर की हेल्प ली होगी। ठीक है, इनकी हेल्प से आपने क्या किया होगा? एक नोट्स बनाई होगी। ठीक है, ये नोट्स बन गई होगी। ये नोट्स जो बनी ये आपकी है। ठीक, फिर आपने क्या किया? इस टाइप के कुछ शॉर्टकट जो फैक्ट है वो आपने अपनी नोट्स में कहीं ना कहीं नोट किया होगा। अब आप क्या करिए, यहां से जो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको उठाइए। उस क्वेश्चन पेपर में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किसी भी पार्ट का आप ले लीजिए, चाहे पेपर 2 या पेपर फर्स्ट में। मान लिया कि यहां से मैंने क्या किया, आप सबको इन्वायरमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, इन्वायरमेंट पढ़ा तो इन्वायरमेंट का लूंगा या आईसीटी, जो आपको ठीक लगे। यहां से मान लिया कि इन्वायरमेंट का आपने पार्ट लिया। इन्वायरमेंट में कई पार्ट हैं, कई पार्ट्स में मैंने कोई एक पार्ट आपको मान लिया पॉल्यूशन पढ़ाया, प्रदूषण पढ़ाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, 2014 से तो ले सकते हैं, लेकिन 2018 से 2023 का पेपर लो तब भी चलेगा। 2018 से लेकर के 2023 तक का पेपर, इससे आप क्या करिए, अच्छे से इसमें जाकर के जो प्रदूषण वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस आप सारे देख डालिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो अब आप क्या करना है, एक आपको नोट्स और लेनी है, अपनी कॉपी बनानी है नोट्स की। इसमें क्या करना है, पेपर वाइज, ये टॉपिक वाइज आपको जो चीज नहीं आ रहा है उसको इस क्वेश्चन पेपर से इसमें नोट करते चलना है, नोट करते जाइए। और एक फैक्ट के लिए 10, 15, 20 पेज को अलग से बनाइए, 10, 15, 20 पेज का फैक्ट के लिए अलग से बनाइए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो इसमें क्या करिए, इसमें से पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए जो फैक्ट वाली कॉपी, फैक्ट वाला पेज है वो अलग बनाइए, और उन फैक्ट को भी अलग से नोट करते चलिए, ताकि एग्जाम के 3-4 दिन जब बचे आप उसको खूब रिवीजन मारे। ठीक है, ये फैक्ट वाला हो गया। तो इससे जब आप नोट कर लोगे, अब एग्जाम टाइम में क्या करना है, एग्जाम टाइम में केवल नोट्स पढ़नी है, और ये जो आपने बना रखा है पीवाईक्यू वाली नोट्स, इसे पढ़नी, इन दोनों को प्लस कर देना, इससे ज्यादा आपको फिर नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर क्या करना है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा स्पीड बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। ये आपको क्या करेगा, काम कर देगा। ठीक, जिनकी मैथमेटिक्स में थोड़ी दिक्कत है, डीआई वाला पार्ट दिक्कत है, रीजनिंग वाला पार्ट दिक्कत है, वो लोग क्या करें, कम से कम एक डीआई डेली सॉल्व करें, कम से कम।
और अगर कर सकते हैं 2 DI कम से कम आपको करना ही चाहिए। ठीक है, जब आप 2 DI या 1 DI कम से कम करेंगे तो आपकी स्पीड एग्जाम तक आते आते 2-3 महीने में अच्छी हो जाएगी। ठीक है जो लोग जून का फोकस कर रहे होंगे, ये सब काम करके अगर आप देखोगे नहीं हो पाती है तो हाई स्कूल की जो मैथ है, हाई स्कूल की मैथमेटिक्स है 9-10 की थोड़ी पढ़ लीजिए, उसमें जो चैप्टर है DI में काम आते हो उसको पढ़ लीजिए, आपको काम बन जाएगा। ठीक, चलिए आई होप कि कुछ चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन ये जो काम करते हैं सब कंपटीशन वाले करते हैं, चाहे आप इसकी तैयारी कर रहे हो चाहे आप इसकी तैयारी कर रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करते हो तो फिर लास्ट में आपको क्विक रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ऐसा करिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, नेक्स्ट है, नीचे तो कथन दिया गया है आयन विनिमयन तृतीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया का उदाहरण है। आयन विनिमयन का प्रयोग अपशिष्ट निलंबित ठोस के अपनयन के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। ठीक है, लेकिन घबराइएगा नहीं क्योंकि सॉरी, कुछ चीजें क्या होती है एग्जाम में डिफिकल्ट पूछती है तो वो चीजें अगर सॉल्व पहले से कर लीजिए अच्छी बात है। अगर मान लीजिए नहीं भी आता एग्जाम में इस वाले टाइप का तो घबराना नहीं, वहां पे इन सब क्वेश्चनों से आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। चले बताएं भाई जल्दी से। मुझे DI नहीं आती है बट प्रैक्टिस रोज करते जून के एग्जाम में DI के 4 क्वेश्चन सही हुए थे। और ऐसे ही अगर आप DI करते रहोगे, एक से एक लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है DI में, बहुत टॉप नहीं है क्योंकि हम एग्जाम है, हम हमारे माइंड से ज़्यादा थोड़ी ना हो सकता है, हम ह्यूमन है, हम मेहनत करें बिल्कुल बन सकते हैं वैसा। ठीक है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल थोड़ी ना होती है। देखें, एक यहाँ से याद रखिएगा, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा किससे है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री के पार्ट में अगर हम आए तो इसमें आता है जो जल का शोधन होता है। ठीक है, जल का शोधन। अब जल का शोधन ये अगर देखा जाए तो प्रदूषण चैप्टर से है। जल के शोधन की कई विधियां होती हैं। ठीक है, एक आता है क्या नाम है, जियोलाइट, शायद जियोलाइट ही, हाँ जियोलाइट विधि हो गया, या अदर 3-4 विधियां हैं जिसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के यूज में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं गैस जो पानी होता है वो आयनित हो जाता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं प्लस में और OH माइनस में, इस टाइप का। ठीक है, थोड़ा पढ़ाऊंगा बाद में इसमें। तो ये इसमें आयन विनिमय में हम क्या करते हैं, ये तो प्रक्रिया, इसको किसी चीज से क्रिया करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है आयन विनिमय। आयन विनिमय का मतलब एक आयन को दूसरे आयन से बदल देना। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय मतलब रिएक्शन करवा दे। तृतीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया का उदाहरण है। आयन विनिमय का प्रयोग अपशिष्ट निलंबित ठोस के अपनयन के लिए किया जाता है। देखो, पहली बात अगर हम यहां से बात करते हैं कि क्या ये ठोस के अपनयन के लिए होता है क्या। ठीक है, जब ठोस के अपनयन के लिए, तो ठोस की अगर हम बात करें, जब जल के अंदर इम्प्योरिटीज हैं तो ठोस होगा तो हम छन्नी से केवल छान लें तब भी काम बन जाएगा। उसके लिए आयन विनिमय प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आयन विनिमय का प्रयोग अपशिष्ट से निलंबित ठोस को यहां से, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जल जो कठोर है, जो उसमें घुलनशील पदार्थ है, जो नॉर्मली छन्नी से बाकी चीज से नहीं, प्रोसेस से नहीं की जा सकती है, उसमें हम क्या करते हैं, इसका शुद्धिकरण जब करते हैं तो इसमें आयन विनिमय प्रयोग इससे विधि से करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जब जल हम लेते हैं तो इसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं तो आगे जाकर इसमें बड़ी बड़ी यहाँ छन्नियां लगी होती हैं। इस छन्नी से छन करके फिर छोटे छोटे पार्टिकल आगे जाते हैं, फिर छन्नी लगी होती है। ठीक है, फिर आगे जाता है, तो इस तरह से प्रोसेस में फिर आयन विनिमय सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। आयन विनिमय तृतीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे बड़े कण, तृतीय लेवल पे हम क्या करेंगे, उन्हें गर्म करके जो पार्टिकल या उसको पानी को रोक देंगे, धूल कण होंगे, भारी कण हो नीचे बैठ जाएंगे, द्वितीयक उसमें आ जाएगा, तृतीयक उसमें हम जाते तब आयन विनिमय इसमें करवाते हैं। ठीक है, ये होगा। इसमें क्या होगा, पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1987 में हुआ था और 1990 में अस्तित्व में आया। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1997 में हुआ था और 2005 में अस्तित्व में आया था। इसका आंसर दीजिए आप सब। चलिए जल्दी से बताइए आप सब इसका आंसर। देखिए थोड़ा मैं डिटेल करवाता हूं, आप सबको ऑब्वियस है इससे फायदा होता होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए, बस अपने पास थोड़ा सा कम टाइम है तो आप थोड़ा सा हम तेज क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। आइए देखिए, यहाँ से अगर हम बात करिए स्टूडेंट्स, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ से 1987 में आया था, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, लेकिन बात करते कब लागू हुआ था, 1989 में लागू हुआ था। फिर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो 1997 में आया था, ये 2005 में अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही बात है। दो पार्ट में लागू हुआ था, एक बात किया तो 2008 से लेकर के 2012 तक लागू हुआ था, और एक क्या लागू हुआ था 2013 से लेकर के 2020 तक के लिए। और 2020 तक में जब आया तो इसी पे समीक्षा करने के लिए आया था पेरिस समझौता। कब आया था, 2015 में इसकी समीक्षा करी गई थी पेरिस समझौता के अंतर्गत। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो पहला यहाँ से रॉन्ग हो जाता है और दूसरा क्या होगा, सत्य होगा, तो डी आंसर होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नीचे तो कथन दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृतिक को क्षति पहुंचाते हैं। यकृतिक को क्षति पहुंचाने वाले विषैले रसायनों को रक्त विषकारी या हीमोटॉक्सिक्स कहा जाता है। ठीक है, यकृतिक को ये क्या होते हैं, रक्त विषकारी कहलाते हैं। ठीक है, ये बताना है। इसमें सिंपल इस वाले क्वेश्चन में आप पहले कर लो, आप फिर बताता हूं मैं। देखिए ध्यान दें, जब अगर हम बात करते हैं यहाँ से इस स्टेटमेंट समझिए, ये सब क्या है, ये औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे। ये क्या आना है आपको, औद्योगिक क्षेत्र में आप आओगे, यहाँ से कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृति, भारी धातु ये क्या करते हैं, यकृति को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये यकृति को नुकसान पहुंचेगा तो ये क्या होगा, अब यकृति ही खराब हो जाए आपकी तो ऑब्वियस है लीवर ही खराब हो गया तो छन्नी का काम करेगा नहीं, ब्लड छनेगा नहीं, ब्लड छनेगा नहीं तो उससे जो प्रदूषक पदार्थ हैं हमारे ब्लड में ही रहेंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब दूसरा आइए, यकृति को क्षति पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं क्या उन्हें रक्त विषकारी पदार्थ बोलेंगे, तो नहीं, इसको रक्त विषकारी पदार्थ हम नहीं कहते। ठीक है, रक्त विषकारी पदार्थ नहीं कहते। रक्त विषकारी पदार्थ ये है जैसे जिसमें हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और इसमें अगर चले जाए रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो जब ऐसे कारक जो व्हाइट ब्लड सेल्स को हमारे खराब करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, या तो इसमें क्या होगा, ये कैंसर जनित होते हैं, कैंसर जनित। ठीक है, इनको अलग से हम क्या कहते हैं, हीमोटाइटिस बोलते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ जो यकृत की क्षति पहुंचाते हैं ये इसके कारण हो सकते हैं, इसको हम रक्त विषकारी नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये अलग से इनको क्षति पहुंचाते हैं, रक्त पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये क्या हो, कथन दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। तो कथन दूसरा क्या है अपना, असत्य है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, स्टेटमेंट सी, यहाँ से पहला, यहाँ से क्या होगा, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारणीय विकास लक्ष्यों SDG को किस अन्य रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, आप सब इसका आंसर जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एजेंडा 30 बोलते हैं। ठीक है, एजेंडा 30 के नाम से, क्योंकि इसमें क्या है, ये 2030 तक इसको क्या करना है, अचीव करना है। 17 लक्ष्य है इसमें, हम जानते हैं। उप लक्ष्यों की संख्या कितनी है, 169 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तो कथन दिया गया है, अधिकांश मृदाएं 36 परतों में स्थिरीकरण होती हैं जिन्हें मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा में स्तरों का अनुप्रस्थ परिच्छेदित दृष्टिकोण मृदा संस्तर कहलाता है। इसको बताना है आपको। सॉरी, यहां से आंसर करिए आप सब। चले देखें, यहां से अगर हम बात करें
देखा जाए, चलिए आइए। अधिकांश मृदाएं क्षैतिज परतों में स्तरीकृत होती हैं, जिन्हें मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है या प्रोफाइल कहते हैं। जब अगर हम देखें इस तरह से, यहाँ से हम देखें तो मृदा क्या होती है, इस टाइप से अलग अलग लेयर में यहाँ पे ये इकट्ठा होती है, ठीक, जिसमें ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ओ लेयर ये आती है, ठीक है। ये क्या है, अधिकांश मृदाएं क्षैतिज परतों में स्तरीकृत होती है, जिन्हें मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी का प्रोफाइल अगर आपको देखना होता है तो आप क्या करते हो, तो प्रोफाइल आप देखेंगे तो जब आप पलटेंगे तो उसमें हाई स्कूल का होता होगा, इंटर का होता है, ग्रेजुएशन का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड अगर कर रखा है वो दिखता होगा। प्रोफाइलिंग इस टाइप से हमें क्या करते हैं उसके बारे में पूरा पता चलता है। तो यहाँ से मृदाएं अगर हम ऊपर से नीचे तक आए तो ये क्या मिलेगा हमें, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से इसको परिच्छेदिका कहते हैं, यहाँ से, ठीक। आगे है मृदा संस्तरों का अनुप्रस्थ परिच्छेदिका दृष्टिकोण मृदा स्तर कहलाता है। मतलब हमने क्या कह लिया, इसको पूरा अगर हम यहाँ से इसको कट कर लें, ठीक है, कट करके हम यहाँ पर इसको इस टाइप से अरेंज करवाएं, ठीक। यहाँ क्या है, मृदा में स्तरों का अनुप्रस्थ परिच्छेद, हमने क्या किया, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद देखा, इसका जो दृष्टिकोण है मृदा स्तर कहलाता है। मृदा स्तर देखो अलग चीज है, मृदा स्तर अलग चीज है। जैसे हमने जो मृदा परिच्छेदिका कही है वो प्राकृतिक जनिक बनी है, ठीक है। मृदा स्तर की हम बात करें अगर यहाँ से, जो इस वाले की बात किया जाए, इस परिच्छेदिका की अगर आप बात करेंगे तो इसको आप अलग ऐसे नॉर्मल, जैसे मैंने दिखा दिया, नॉर्मली अलग नहीं कर सकते आप, ये एक दूसरे से क्या होंगी, इस तरह से मिली होंगी, ठीक है, इस एक दूसरे से क्या होंगी, मिली होंगी। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा और समझिएगा, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की अगर बात किया जाए तो एक सिविलाइजेशन यहाँ आई होगी, बाद में किसी कारण से बाढ़ आकर के सिविलाइजेशन के ऊपर मिट्टी यहाँ पे डल गई, फिर इसके ऊपर दूसरी सिविलाइजेशन आई, दूसरी सिविलाइजेशन यहाँ रुकी, फिर इसके बाद तीसरी सिविलाइजेशन आई होगी, यहाँ पे होगी, फिर मान लीजिए अब इस पे हम रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं, तो इसको आप देखोगे ना तो इसको स्तनस्तर बोलेंगे, इसको क्या करेंगे, स्तनस्तर बोलेंगे, एक के बाद एक। तो इसका रिलेशनशिप इससे नहीं है, इसका रिलेशनशिप इससे नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ये वाला यही है, ठीक है। तो ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी को हम काट करके ये बोल दें तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, राइट, दूसरा क्या होगा, रॉन्ग। तो क्या होगा यहाँ से, कथन एक क्या होगा, सत्य, दूसरा क्या होगा, यहाँ से असत्य होगा। बुक में आप पढ़ोगे तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या लिखा होगा, रॉन्ग लिखा होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पृथ्वी के उतार स्खलन डाउन हिल स्लाइड हेतु प्रयुक्त सामान्य पद क्या है। अगर यहाँ से ये पार्ट है और इसका बृहद क्षरण हो रहा है पहाड़ियों का इस टाइप से, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हिमाचल में देखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ज्यादा मात्रा में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बृहद क्षरण बोलते हैं। पृथ्वी का क्षरण कहाँ से बोल सकते हैं, अपंक मतलब कीचड़ होता है, पहाड़ी का ये पहाड़ी क्षरण हुआ। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट में ये पूरा मिट्टी का पार्ट पूरा स्लाइड कर जाए और पूरा का पूरा पार्ट स्लाइड, मतलब पूरा का पूरा गांव बस्ती बह गई, चली गई, ये क्या होगा, बृहद क्षरण कहलाएगा, अधिक मात्रा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, प्रत्युजन वे द्रव्य जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं। आंतरिक पर्यावरण में प्रत्युजनों का सांद्रण बाहरी हवा से 1000 गुना उच्चतर होता है, इसको बताना है आपको। एंटीजेंस बोलते, एलर्जी जो एलर्जेंस बोलते हैं, जिससे एलर्जी हमें हो रही होती है, धूल से किसी को होती है, ठंड से होती है, इन सब की अगर बात करें तब, ठीक है, प्रत्युजन। यहाँ से देखते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एलर्जेंस जो होता है वे द्रव्य होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। जैसे आप अगर, जैसे अभी मैं खड़ा था, एसी चल रही थी, तो मुझको छींक आनी स्टार्ट हो गई, मेरे अंदर ऐसा कुछ होगा तो जो मुझको इसमें छींक आने स्टार्ट होगी, मतलब इसके खिलाफ मुझको क्या कर रहा है, मेरी बॉडी में इसको इन्वायरमेंट में नहीं बनने दे रहा है। कहीं लोग धूल में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा छींक आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। तो प्रत्युजन वे हमारे अंदर ही होंगे,
वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। कि एक्स्ट्रा अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसा गया तो हमारी जो अंदर के जो प्रट्यूजन है वो उससे क्या लड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव कर देते हैं। स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। आंतरिक पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण प्रत्युजनों का सांद्रण बाहरी हवा से 1000 गुना उच्चतर होता है। अब याद रखिएगा अपने हम बॉडी की अगर बात करें, ठीक है, तो आंतरिक पर्यावरण जो हमारे अंदर का है और प्रत्युजनों का सांद्रण बाहरी हवा से जो बाहर है, ठीक है, तो ऑब्वियस है अमाउंट हमारे अंदर ज्यादा होगा, किसी बाहर कंपेयर में थोड़ा मात्रा आएगा, तब तो ये लड़ करके उसके खिलाफ जुड़ेगा। अगर वो क्या करेगा, हम पर हावी होगा तो हम बीमार होते हैं, ठीक है, या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या होगा, हमारे अंदर अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है क्या होते हैं, जो प्रत्युजन का सांद्रण जो होता है वो हमारे अंदर क्या होता है, अधिक होता है। अब वो कितना होता है यहां से लिख रखा है 1000 गुना, तो ये 1000 गुना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेसर होगा उसने क्वेश्चन बनाया होगा, ये मान के चलिए कि हाँ ठीक है भैया 1000 गुना होगा, ये याद कर सकते हैं। 2000 4000 इससे मतलब नहीं हमें कितना हजार होगा, हाँ ज्यादा होता है ये मतलब है, ठीक है। चलो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो यहाँ से कथन एक और कथन दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों को के एक प्रकार अस्थायी कार्बनिक यौगिक VOC में कौन सा पादपों, दलदलों और आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उत्सर्जित होता है। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, टर्पिन या टॉलुइन। यहां से बताना जल्दी से आप सबको। बताइए डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम बात करते हैं तारपीन का तेल, आपने सुना होगा चीड़ के तेल से, चीड़ पेड़ होता है उससे मिलता है, तो प्राकृतिक से मिलता है हमें। बाकी सब क्या है, ये सब ये मानव जनित। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वायुमंडलीय धुंध का प्रमुख कारण कौन सा होता है। वायुमंडलीय धुंध का प्रमुख कारण कौन सा होता है। परासूक्ष्म आकार के विविध पदार्थ, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसे बताइए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर डाल के करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर डाल करिएगा आप आंसर। देखो ध्यान दीजिएगा, जब अगर यहां हम बात करते हैं तो जो परासूक्ष्म आकार के विविध पदार्थ होते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय धुंध के कारण बनते हैं, ठीक है, धूल कण होते हैं, उनकी हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो यहां से होता ये आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तो कथन दिए गए, नैनो स्केल धात्विक और द्विधात्विक कण पॉलीक्लोरेटेड बेंजीन PCB ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशकों और हैलोजेनिक कार्बनिक विलायकों जैसे सामान्य जल प्रदूषकों को कार्यकुशल ढंग से हटा सकते हैं। नैनो स्केल धात्विक आदि द्विधात्विक कण निकेल, आर्सेनिक, पारा आदि जैसे भारी धातुओं को नहीं हटा सकते। ये घटा सकते या हटा सकते हैं, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन इसको देखिए करने की कोशिश करिए, आप कर ले जाओगे। चलिए बताइए इसको जल्दी से। यहां से देखिएगा, अगर हम यहां से बात करें, कथन एक क्या है, सत्य है, कथन दूसरा क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। यहां से नैनो स्केल धात्विक और द्विधात्विक कण पॉलीक्लोरेटेड बेंजीन PCBs और ऑर्गेनोक्लोरेटेड कीटनाशकों और हैलोजन जनित कार्बनिक विलायकों को जैसे सामान्य जल प्रदूषकों को कार्यकुशलता ढंग से हटा सकते हैं। ठीक है, वही नैनो स्केल धात्विक आदि द्विधात्विक कण निकिल, आर्सेनिक, पारा आदि जैसे भारी धातुओं को नहीं हटा सकते, तो ये क्या करता है, ये भी इसको भी हटा सकता है। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर 10⁻⁹
मतलब इतने छोटे कण हैं, इस पे प्रयोग किए जाते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। यही आप देखोगे तो हमारे ब्लड में भी देखता है कि कैंसर कारक जो पदार्थ होते हैं उनको भी इसमें छोड़े जाते हैं। अब तो आने वाले फ्यूचर में विज्ञान आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। एक मिनट, ठीक है। दूसरा क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से, बस एक क्वेश्चन और इसके आगे, दो क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। नीचे तो कथन दिया गया है और यहां से एक अभिकथन ए है, रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण है। किसी तटीय स्थान पर समुद्र स्तर में परिवर्तन वैश्विक, क्षेत्रीय एवं स्थानीय कारकों का के पर निर्भर करता है। कारण क्या है, इसके लिए वैश्विक माध्यम समुद्र तल में वृद्धि, समग्र विश्व में समुद्र स्तर में एक समान वृद्धि के रूप में रूपांतरित होता है, ठीक है। यहां से बताना है आप सबको, देखो सुन लीजिए, इसको आप लोग कर दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें अभिकथन, तो ये बिल्कुल सही है। किसी तटीय स्थान पर समुद्र स्तर में जो परिवर्तन होता है, तो विश्व में वैश्विक कारण भी होता है, उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्षेत्रीय कारण होता है, ताप बढ़ गया कहीं का, स्थानीय कारक की बात किया जाए जैसे मुंबई जैसे क्षेत्र की, तो ये अगर भारत की बात, पूरे विश्व की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग भारत की बात करें, तो ये क्या होगा, क्षेत्रीय स्थानीय के जैसे मुंबई। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके योग पर निर्भर करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो समुद्र तल में जो वृद्धि होती है वो सब जगह एक समान नहीं होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, समुद्र तल में एक समान वृद्धि होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। ऑक्सीजन मांग वाले अपशिष्ट जल में ऑक्सीजन स्तर को घटाते हैं, जल में ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाते हैं, जल में ऑक्सीजन स्तर को परिवर्तित नहीं करते, जल के तापमान को बढ़ाते हैं। यहां से आपको बताना है जल्दी से, देखें आप लोग बताते रहिए, आंसर करिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे झील है, झील में अगर हमने क्या किया, कार्बनिक पदार्थ अधिक मिला दिया, कार्बनिक पदार्थ है और इसमें क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। शैवाल क्या करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन में से जो पदार्थ इस ऑक्सीजन तोड़ने के लिए लेगा, एक होता है बीओडी, जो इसी में जो प्राकृतिक पदार्थ उनको तोड़ेगा तो बीओडी होगा। लेकिन अलग से यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ आया तो ये जो लेगा उसको बोलेंगे सीओडी। ये क्या करेगा, सीओडी जब लेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा, तो जल में ऑक्सीजन स्तर को क्या कर देता है, घटा देता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से 20 नंबर है एसडीजी 2, एसडीजी 3, एसडीजी 6 और एसडीजी 11। इसकी अगर हम बात करें यहां से, तो संधारणी नगर और समुदाय, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, शुद्ध जल। इसकी अगर हम बात करें, जब 6वें नंबर पे आए तो किसकी बात करता है, शुद्ध जल की बात करता है। जब दूसरे नंबर पे आए तो यहाँ पे क्या होता है, शून्य भुखमरी की बात करता है। जब एसडीजी 3 में अगर हम देखते हैं, ठीक है, एसडीजी 3 ये संधारणी नगर और समुदाय, एक आता है अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, ठीक है। तो ये किसमें होगा, यहाँ से इस वाले में। और जब हम डी वाले की बात करें तो यहाँ से ये, थोड़ा टाइम कम था इसलिए थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ, बाकी आप इसमें मैच करा लेना। तो ए का सेकंड है, ठीक है, ए का सेकंड है और बी का थर्ड है, बी का थर्ड हो गया और सी का फोर्थ हो गया, सी का फोर्थ। तो आंसर अपना कौन सा होगा, यहाँ से सी वाला, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने एंजॉय किया हुआ क्लासेस को। आपको कुछ क्वेरीज अगर होती है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, या दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी मेरी ओर से आप सबको हैव अ गुड डे।